यह 1960 के दशक की शुरुआत की बात है। जब भी हम गांव जाते अपने पिता माँ को विशाल घर के दरवाजे पर बैठा पाते। वह हमेशा लोगों से घिरे रहते और अक्सर पुलकित भाव से कहते सुने जाते कि तुम लोग भाग्यशाली हो, आजाद भारत में पैदा हुए हो। वह स्वर्गीय सिद्ध गोपाल चतुर्वेदी थे, मेरे पिता की चाचा और मैनपुरी षड्यंत्र केस के सजाए याफ्ता अभियुक्त। उन्होंने लंबा समय ब्रिटिश भारत की जेलों में काटा। हम बच्चों को उनमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद आदि की कहानियां सुनने को मिलती थी। बाद में उन्हीं के जरिए अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की बहन शास्त्री देवी कई बार हमारे घर अपने पुत्र के साथ आई। उनकी ससुराल मैनपुरी के कोसामा गांव में थी और बिस्मिल जब उन्हें ससुराल छोड़ने जाते तो उनके पैरों में पिस्तौलें बांध दिया करते। उन्हें लगता था कि पकड़े जाने पर पुलिस कम से कम बहन की इस तरह से तलाशी तो नहीं लेगी कि पिस्तौलें पकड़ी। ऐसा कई बार हुआ था। कौन कहता है कि आजादी कुछ दीवानों का ख्वाब था। यह बताने में हर्ज नहीं है कि शास्त्री देवी बेहद मुफलिसी में जी रही थी और उसी में मेरी उनकी पुत्र चाय की दुकान चलाया करते थे। आजादी के बाद हमारा नेतृत्व उन लोगों को इज्जत बख्शने में नाकाम रहा जो अपनी सेवाओं का खुद ढिंडोरा पीटने से हिचक गए। उन्हें न आजादी की 25वीं वर्षगांठ पर ताम्र पत्र से नवाजा गया और न ही उनके किसी वंशज को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला। मशहूर लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी की कोशिशें से उन्हें कभी 40 रुपए महीने की पेंशन मिलनी शुरू हुई थी, जो बकौल शास्त्री देवी उनका अकेला सहारा थी। ऐसे लोगों के अनथक प्रयासों से भारत को आजादी मिली। पर वह कैसी थी? मुल्क दो टुकड़ों में बंट गया, लाखों मारे गए और उनकी कई गुना अधिक बेघर हुए। गांधी, नेहरू और जिन्ना को शुरू में लगा था कि हम दोनों देश सगे भाइयों की तरह रहेंगे, पर यह सपना 1947 के कवायली हमले के समय ही बिखर गया। अगले साल जिन्ना की मौत ने जैसे इस आसमानी ख्वाब की ताबूत में आखिरी कील ठोके। विभाजन का वह घाव आज तक रिस रहा है और बाद में 1971 में बने मुल्क बांग्लादेश को मिला दे, 2-3 देश इसका दंश भोगने का अभिशप्त है। अफसोस करने के ऐसे तमाम कारण है, मगर आजादी अमृत महोत्सव के मौके पर ऐसा भी बहुत कुछ है जो हमें गर्व से भर सकता है। आइए कुछ आंकड़ों से आपको रूबरू कराता हूँ। आजादी के वक्त हमारी कुल आबादी 34 करोड़ थी, जो बढ़कर अब 138 करोड़ तक जा पहुंची है। जल्दी ही हम संसार का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बनने जा रहे हैं। अक्सर माना जाता है कि अधिक आबादी अभिशाप होती, पर भारत ने अपने जनबल और बेहतरीन कार्यबल में तब्दील करने का कमाल कर दिया। यही वजह है कि हमारी जीडीपी 75 वर्षों में 2.7 लाख करोड़ से बढ़कर 147.36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। विश्व की कुल सकल आय में भारत की हिस्सेदारी तब 3% होती थी, जो अब 7.2% हो गई है। पश्चिम कभी हमें सपेरों, आदिवासियों और अशिक्षितों का देश मानता था। आज भारत की साक्षरता दर 78% के आसपास है और संसार में सर्वाधिक स्नातक भी हिंदुस्तान के ही पास है। कभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इंडियन इंडिपेंडेंस बिल की बहस में कहा था, अगर भारत को आजादी दी जाती है तो सत्ता धूतरों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। भारतीय नेता अक्षम है, उनके पास मीठी जबान मगर छोटा दिल। वह सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे और भारत राजनीतिक झगड़ों में खो जाएगा। स्वतंत्रता हासिल करने के 7.5 दशकों में भारत और भारतीयों का काम पूर्व हुक्मरानों को आईना दिखाने के लिए काफी है। एक भारतवंशी ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद के प्रबलतम दावेदार हैं। विश्व इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वंचितों, शोषितों और शासितों के बीच आया
वह कोई शख्स शासकों के देश में अपनी बादशाहत की इतनी मजबूत दावेदारी करे। आज नहीं तो कल इंग्लैंड और अमेरिका सहित तमाम देशों के प्रमुख पदों पर भारत वंशियों का आधिपत्य होगा। इतिहासकार गलत नहीं कहते हैं कि यह भारत का ही बूता था कि अपने उन्होंने लगभग 100 साल लंबी लड़ाई लड़ी, जीती और खुद को इस मुकाम पर पहुंचाया कि अब दुनिया हिंदुस्तान को सबसे तेजी से उभरती आर्थिक ताकत के तौर पर देखती। यह सिर्फ इसलिए संभव हो सका कि हमने एक सामवेशी समाज की स्थापना की। इसके उलट पाकिस्तान में एक हिंदू महिला की डिप्टी एसपी नियुक्त होने पर इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बन जाती हैं, जबकि हिंदुस्तान में 25 साल पहले ही इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। वह बतौर शरणार्थी दिल्ली आए थे और पहली रात स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गुजारी थी। बाद में 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहने का गौरव अर्जित करने वाले मनमोहन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता रहे लाल कृष्ण आडवाणी इसी जमात में शामिल है। आज भारत में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर आसीन है। कभी चाय बेचने का काम करने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा 3 बार मुस्लिम और 2 बार दलित कुल में जन्मे लोग राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचने का गौरव हासिल कर चुके हैं। यह लोकतंत्र की प्रति आस्था नहीं तो और क्या है कि दलित, आदिवासी और पिछड़े तबकों के लोग समाज शासन की अगली जमात में बैठ रहे हैं। हर गौरव गाथा की तरह हिंदुस्तान की कहानी के कुछ सहाय पहलू भी हैं। इधर के सालों में सामाजिक दूरी घटने के बजाय बढ़ी है। आर्थिक विषमता की खाई में चौड़ी हुई देश की कुल आय 57% सिर्फ 10% लोगों के हाथों में है। किसी को गरीबी मानने के सरकारी आंकड़े भी गरीबों का मखौल उड़ाते हैं। नियम अनुसार जो व्यक्ति 33 रुपए प्रतिदिन खर्च करता है उसे निर्धन नहीं माना जाता। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं गोरे साहब चले गए पर उनकी जगह काले साहिवाल ने ले ली। पता नहीं क्यों कभी प्रदीप याद आ रहे हैं। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों से। यह ठीक है कि देश हमने टूटने नहीं दिया, पर यह भी कटु सत्य है कि हम आजादी के लड़ाकों के स्वप्न को पूरा करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। आप सबको आजादी का अमृत महोत्सव मुबारक हो। मुझे भरोसा है कि 100वें साल तक पहुंचने से पहले हम इन 3 चुनौतियों से निपटने में पूर्णतः सफल हो चुके होंगे। जय हिंद।